इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि जो है आप जो है नेम कर रहे हैं टेबल नेम, ठीक है ना। तो बाय प्रोवाइडिंग टेबल नेम एंड ओल्ड कॉलम नेम एंड न्यू कॉलम नेम, ठीक है ना। रीनेम कॉलम नेम, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कर रहे हैं रीनेम टेबल नेम बाय प्रोवाइडिंग ओल्ड टेबल नेम एंड न्यू टेबल नेम, ऐसा, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको उस डेटाबेस में होना जरूरी है जहाँ पे आप काम करेंगे। तो यहाँ से जाके अगर माय स्कूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो है माई डीबी सिलेक्ट हुआ है, माई स्कूल, फ्रॉम एडमिशन चेक करते हैं, हमारे पास ये मौजूद है। तो ये टेबल हमारे पास एक मौजूद है एडमिशन का स्कूल के डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर इस एडमिशन को मैं एडमिशंस करना चाह रहा हूँ, यानी कि टेबल का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है। मैं टाइप कर लेता हूँ दोबारा इसको, एग्जीक्यूट लिख के देख लेते हैं हम। एस पी अंडर स्कोर रीनेम, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया एडमिशन, जो कि हमारा टेबल नेम है, और कॉमा, और जो हम नाम देना चाह रहे हैं नाम, मैं सिर्फ एस का इजाफा करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ स्टोर प्रोसीजर को। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। और अब अगर आप जाके जो है इसको चलाएंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ऐसा कोई टेबल मौजूद नहीं रहा, क्योंकि आपने उसको चेंज करके क्या कर दिया है, एडमिशन के तो लिए। अगर अगर हमने स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ है और हम पहली दफा डायरेक्ट डाटा सेट हमारे पास आया है और हम उस पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम्म। उस कमांड को कैसे लिखेंगे? मैंने आपको देखें ये तो बताया, ये स्टोर्ड प्रोसीजर एसक्यूएल सर्वर ने बना के दिया हुआ है आपको, अच्छा 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 अच्छा। ठीक ओके है ना। सिस्टम सिस्टम का स्टोर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। ओके ओके, सिस्टम का है, ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि अगर बात यह है कि इस तरह की कोई चीज मौजूद होती तो हम उसको क्यूरी के जरिए कर लेते ना, हम स्टोर प्रोसीजर। तो जब बनता है, जब पहले से वो चीज आपके पास क्यूरी में मौजूद होती है ना, तो आप बना सकते हैं उसका स्टोर प्रोसीजर। बात समझ रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर तो आप उस हाँ, चीज का बनाओगे ना जो कि अवेलेबल है। बेसिकली ये मैक्रो एसक्यूएल का। जी एसक्यूएल का बना बनाया और मैं। इसका नाम है एसपी अंडर स्कोर रीनेम। जी नहीं, ठीक और है। इसके आगे जो है ना वो सिर्फ टेबल के नेम चेंज हो सकते हैं। जी टेबल का नेम भी चेंज हो सकता है, कॉलम का नेम भी चेंज करने के लिए हमारे पास कोई क्यूरी मौजूद नहीं है, यही प्रोसीजर ही है, ठीक है। तो इसको तो हम इसको चला, कैसे पता चलेगा हम टेबल की बात करेंगे कॉलम की? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये कर देगा। टेबल की बात करें, वो इसको इस तरह से पता चलेगा कि देखें, जब आपको टेबल का नाम चेंज करना है ना, जैसे टेबल का वो कॉलम का नाम चेंज करना है, तो कॉलम के नाम के लिए आपको उसको टेबल नेम डॉट कॉलम नेम देना होगा, तो हाँ उसको हाँ, वो वो देख समझ लिया मैंने, जाएगा, आपने ऊपर ठीक लिखा है। हुआ है। ओके, समझ आ गया। समझ गए, तो इसको भी हम एक दफा चला लेते हैं, इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं, एस के अंदर इसको रीनेम, और यहाँ हम कहते हैं कि हमारा जो एडमिशन का टेबल है
उसके अंदर, सॉरी एडमिशन हो गया है वो, उसके अंदर जो आपका एस टी ये है ST_नेम करके एक, नेम स्टूडेंट कहते नेम कर थे। सकते हैं। ST_, जो एफ नेम है उसको मैं कह रहा हूँ कि आप चेंज करके ST_, फादर नेम कर दें, ठीक है ना थोड़ा। तो ये हमने इस तरह से बना दिया है, और इसको हम चला के चेक करते हैं अपने पास। तो एरर कोई नहीं दे रहा है, इसको आप सिलेक्ट फ्रॉम एडमिशंस करते हैं, तो आप देखें कॉलम नेम यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा काम हो गया। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं जो हम लास्ट क्लास में काम कर रहे थे, और इसकी 3 क्यूरीज हैं मजीद, जो कि थोड़ी उससे के मुकाबले में एडवांस है, तो इसको हम समझ लेते हैं। और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, दैट इज कि आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये को रहा। एरे बोलते हैं ना? नहीं यानी नहीं बोलते, स्कीमा बोलते हैं इसको। स्कीमा। हाँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्कीमा है, एरे प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, और वेरिएबल की एक टाइप है। अच्छा जी, ये हमारे पास स्कीमा है, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपके पास आपके डेटाबेस का, कि किस तरह से टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब इसमें भी देखें, थोड़ी सी समझने की बात है, वो ये इस तरह से आप समझें कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही फील्ड्स क्यों दी हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे सिर्फ जो है ना, यहाँ पे इतनी फील्ड्स दी हुई हैं, हम इस फील्ड को इसमें भी दे सकते थे, इसको इसमें दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया। तो याद रखें कि जो हमारे पास डेटाबेस करंटली यूज हो रहे हैं वो सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें टेबल्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर सकते हैं, और फिर उनको आईडीज के जरिए हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब आर्टिस्ट के अंदर हमें आर्टिस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, सिर्फ उसका नाम चाहिए था। आर्टिस्ट की और कोई डिटेल हमें चाहिए ही नहीं। तो हमने आर्टिस्ट को सिर्फ आर्टिस्ट आईडी दिया है, और उसका नाम हमने दिया है, और वो बिल्कुल सेपरेट एक टेबल उसका हमने बना दिया, उसकी मजीद डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एल्बम है, तो एल्बम के अंदर हमें एल्बम की आईडी चाहिए, और जो है ना टाइटल चाहिए, एल्बम का टाइटल चाहिए, और किस आर्टिस्ट का वो एल्बम है वो चाहिए, तो वो एक सेपरेट टेबल हमारे पास बना हुआ है। तो ये जो स्कीमा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने भेज दिया था आपको, इसको आपको जी। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं तो वहाँ पे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और वो इसी तरीके से प्रोफेशनली डिज़ाइन होते हैं। और वो क्यों इस तरह से बनाते हैं, और जब आप अपना डेटाबेस कोई नया बनाओ तो वो उसके उस वक्त भी आपको इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एक काम फील्ड के अंदर होता है। और इसी तरीके से आपके पास किसी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम का जब आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से डेटाबेस बैकएंड के ऊपर बनता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि बाज़ाहिर तो ये एक इमेज है, और लगता नहीं है कि इतनी काम की चीज़ होगी, लेकिन ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि जो एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, और जिन जो सीनियर पोजीशंस पे होते हैं, वो इसी तरीके की चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। ये जितना अच्छा आप हम्म। बनाते हो, जितना अच्छा आप डिजाइन करते हो, और उतना अच्छा उसके ऊपर फिर डेटाबेस खड़ा होता है, और उतना अच्छा आपका काम होता है। तो इसको बार बार देखना, और इसको देखते हुए फिर क्यूरीज पे काम करना जरूरी है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, अपने पास म्यूजिक स्टोर को एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास म्यूजिक स्टोर एक्टिवेट हो गया है, यानी कि हम डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। सबसे पहली क्यूरी अगर आप देखें,
तो वो आपको कह रहा है कि हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एंड जेंडर चाहिए ऑफ ऑल म्यूजिक लिसनर्स, रिटर्न योर लिस्ट ऑर्डर अल्फाबेटिकली बाय ईमेल स्टार्टिंग विद ए। ठीक है ना। तो यानी कि देखिए, आपको ये जो चीजें हैं आपके पास, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये आपको जो है ना कस्टमर में से मिल जाएंगी चीजें। ठीक है ना। और फिर ये आपसे कह रहा है कि रॉक, वो उन लोगों की आपको ये तमाम चीजें चाहिए जो कि रॉक म्यूजिक सुनते होंगे। तो रॉक म्यूजिक सुनते होंगे का मतलब ये आ गया कि रॉक म्यूजिक एक आपके पास टाइप है, जेनर है, तो वो आपको जो है ना जेनर के टेबल से मिल जाएगी, क्योंकि जेनर को अलग एक टेबल के अंदर दिया हुआ है। और उसको फिर जो है ना ईमेल एड्रेस से आपको क्या करना है कि सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली, ए वाले आपके पास ऊपर है। तो आप देखें कि दो टेबल्स का आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, और एक वो है कि कस्टमर और एक है जेंडर। तो आप इसको एक दफा देख लें जाके। तो ये कस्टमर का टेबल है और ये जेंडर का टेबल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कस्टमर का टेबल डायरेक्टली जेंडर से कनेक्टेड नहीं है। कोई एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन हो। लेकिन जेनरे की का टेबल इससे कनेक्टेड है थ्रू जेनरे आईडी, क्योंकि ट्रैक आईडी और जेनरे आईडी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। ये रही जेनरे आईडी। ये दोनों इस कनेक्टेड है, इनवाइस लाइन ट्रैक से कनेक्टेड है, और इनवाइस लाइन इनवाइस से कनेक्टेड है, और इनवाइस कस्टमर से कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसका रिलेशन बना हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना हुआ। ये आपको इस तरह से घूम के इस तक जाना होगा। तो क्यूरी को समझे जरा सा, कि देखें हमने क्या कहा है। एक तो देखें इनर क्यूरी है, और इनर क्यूरी जो हमारे पास है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको देख रहे हैं। हम ट्रैक आईडी उठा रहे हैं। ठीक है ना। फ्रॉम ट्रैक, ट्रैक से ट्रैक आईडी उठा ली, और फिर उसको हमने ज्वाइन कर दिया जेनरे से। ट्रैक से ट्रैक आईडी उठाई ली, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने जेनरे से यहाँ पे। और और दोनों में जो कॉमन फील्ड है। बेसिकली जेनर आईडी उठाई हमने। जी जी। और दोनों में जो हमारे पास कॉमन फील्ड है उसके जरिए हमने क्या कर दिया, उसको आपस में लिंक कर दिया। अच्छा ठीक है। और वेयर जेनर डॉट नेम लाइक रॉक। ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा सकते थे हम, लेकिन लाइक का मतलब ये कि रॉक जिस तरह से भी मौजूद होगा वहां पे लिखा हुआ, तो वो रॉक को हाँ फिर हाँ समझ पहले गई। होगा। ठीक है ना। तो ऑर्डर बाय ईमेल उसको हमने आखिर में कर दिया। तो बहरहाल ये एक अलग हमारे पास है। तो हम इसको देखते हैं कि ये अलग से हमारे पास किस तरह से चल रही है। तो देखिए, इसने ये आपके पास क्या कर दिया कि जहाँ भी रॉक है उस आईडी को इसने यहाँ से पिक कर लिया है। ठीक है ना। तो बेसिकली तो हमें मतलब यहाँ वहां से रॉक नहीं उठाना है, मतलब रॉक की आईडी उठानी है। तो रॉक की आईडी जब हमारे पास उड़ जाएगी, तो हमारे पास जो है ना, यानी कि जहां जहां पर रॉक है उस ट्रैक की आईडी उड़ जाएगी, तो हमारा बाकी काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास क्यूरी है उसके अंदर हमने ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कस्टमर में से उठा लिया, उसको ज्वाइन कर दिया हमने इनवाइस से। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब डिस्टिंक्ट है? का मतलब ये होता है कि वो जो है ना आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं दिखाता। डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि अच्छा। ओके ओके, क्योंकि डुप्लीकेट कस्टमर के डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जी जी। ओके ठीक है। अच्छा, तो ये आपको इस तरह से दिखा दिया इसने। आपने ये तमाम चीजें टिक कर ली कस्टमर से, इनवाइस आपने उसके साथ ज्वाइन कर ली, और दोनों को आपने कंपेयर कर लिया किससे, कस्टमर कस्टमर आईडी आईडी पे से। फिर इसी तरीके से आपने उसको इनवाइस, ज्वाइन किया। फिर उसको आपने दोबारा हाँ। ज्वाइन कर लिया। यानी कि तीन ज्वाइनिंग हो रही है इसके अंदर। यानी एक ये दो ज्वाइंस हो गए, फिर तीसरा ज्वाइन आप क्या कर रहे हैं, इनवाइस लाइन को। ठीक है ना। और इसको आपने इनवाइस से ज्वाइन कर लिया, इनवाइस आईडी। और ठीक है ना। तो और फिर वेयर ट्रैक आईडी आप कह रहे हैं,
ट्रैक आईडी आप कह रहे हैं कि क्या हो, और ट्रैक आईडी के अंदर सब क्यूरी चल रही है। तो आप देखें अगर, तो आप जो है ना इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं इनर क्यूरी के अंदर, हम्म। इन दोनों टेबल्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं इनर क्यूरी के अंदर, और इसके जरिए आप ट्रैक आईडी निकाल रहे हैं, और ऊपर जो क्यूरी आ रही है उसमें आप इन तीनों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मिलकर हमारे पास हमारा रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और डिस्टिंक्ट जैसे कि आपको बताया है, तो आपके पास वो डिस्टिंक्ट हर रिकॉर्ड हर आएगा। ईमेल एक दफा आएगा। जी, एक दफा आएगा। तो इसको हम अपने पास चलाते हैं, तो देखें ये हमारे पास अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए, यानी कि ईमेल ए वाले पहले आ रहे हैं आपके पास, और फिर ये आपके पास हाँ, आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये आपको, सारे वो रॉक जनरे वाले लोग हैं। जॉब जानने वाले लोग हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखें जितनी भी क्यूरीज हमने पढ़ी है, देखिए वो सारी ही इसमें वो वही इसमें इस्तेमाल हो रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कि नई हो। बस ये कि जो आपके पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, वो एक प्रोफेशनल यानी कि जो इस फील्ड में जिस तरह इस्तेमाल होता है वो है। तो इसके हिसाब से आपको क्यूरीज अगर करना आ जाएंगी, तो फिर किसी भी किस्म का डेटाबेस होगा तो उसके अंदर कोई भी काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से, और ये भी है कि ये जो है ना वो सारे सवाल हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसी हाँ, तरीके से या इससे मिलते जुलते। टेबल्स का नाम चेंज होगा, फील्ड्स चेंज होंगी, लेकिन यही सब सवाल घुमा फिरा मेन के आइडिया पूछते जो हैं। है वो सिमिलर ही होगा। बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड आ जाता है। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि लेट्स इनवाइट आर्टिस्ट हु हैव रिटन द मोस्ट रॉक म्यूजिक इन आवर डेटा सेट, write a query that returns the artist name and total track count of the top 10 rock band। तो हमें जो है ना वो आर्टिस्ट चाहिए जिसने सबसे ज्यादा रॉक म्यूजिक के ऊपर काम किया है, लिखा है रॉक म्यूजिक हमारे डेटा सेट के अंदर। आर्टिस्ट का नाम चाहिए, टोटल ट्रैक काउंट चाहिए, जो है ना टॉप 10 रॉक बैंड्स का। ठीक है जी। तो हमारे पास आर्टिस्ट नेम टाइप, आर्टिस्ट नेम एंड टोटल ट्रैक काउंट ऑफ, तो इसमें देखें हमारे पास हमें जो है पहले वो ना, देखना पड़ेगा जो हाँ वो जो देखना क्या बोलते पड़ेगा, हैं, इसके स्कीमा है हमारे पास, वो देखना पड़ेगा स्कीमा। हमारे पास। तो हमें जो है ना क्या क्या चाहिए, हमें आर्टिस्ट का नाम चाहिए, तो वो हमारे पास जो है जेनरे रॉक। जनरेट चाहिए, तो और के टेबल से मिल जाएगा हमारे आर्टिस्ट को। का नाम चाहिए टॉप आर्टिस्ट, तो हमें देखिए आर्टिस्ट का नाम तो हमें आर्टिस्ट का ऐसे नाम मिलेगा, तो इधर से उठेंगे। ठीक है ना। और हमें जो है ना जेनरे जो है ना यहाँ से मिल जाएगा। तो जेनरे तो हमें, वहां से मिल हाँ जाएगा। यहाँ से होते हुए एल्बम को बीच में से लेते हुए यहाँ पे हमें पहुंचना है। तो ये तो लेकिन ये हमें ये भी देखना है कि हमें टॉप 10 चाहिए, तो टॉप 10 का मतलब हमें फ्रीक्वेंसी लगानी है किसी एक के ऊपर। जी जी। तो हमें टॉप 10 चाहिए, तो असेंडिंग चाहिए या टॉप 10 चाहिए बेसिकली। लेकिन हमें ऑर्डर भी लगाना है, ऑर्डर बाय। जी जी ऑर्डर तो बाय ऑर्डर लिस्ट, बाय किधर से लगाएंगे? हम वही देखते हैं। तो हम दोबारा से इसके सवाल को देखते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ये तीन टेबल हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, ये तीन टेबल तो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, जिससे हम आर्टिस्ट का नाम निकालेंगे, हम जेनर निकालेंगे, और चूंकि ये एल्बम बीच में आ रहा है तो ये एल्बम भी हमारे पास ज्वाइन के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके बाद वो आपसे कह रहा है क्यूरी आर्टिस्ट नेम टोटल ट्रैक काउंट रॉक बैंड, तो हमारे पास टोटल ट्रैक काउंट, तो मेरे ख्याल से ये तीन टेबल से हमारा काम हो जाएगा। नहीं, जेनर जेनर का नाम हमें यहाँ से पता चलेगा, जेनर का नाम, तो ये चार टेबल हमारे पास होंगे। ठीक है ना। तो हम देखें ये ना ये मतलब ये इसमें सिर्फ ज्वाइंस से हमारे पास काम बन जाएगा हमारा। तो देखिए हमने जो है ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपके पास टॉप अगर आप लगा देते हैं तो वो आपको टॉप के दिखा देता है। तो हमने टॉप लगा दिया शुरू में ही। आर्टिस्ट के अंदर से हमने आर्टिस्ट का नाम उठा लिया, ठीक है ना।
और जो है ना आर्टिस्ट आईडी उठा लिया और नाम उठा लिया, और नाम के साथ हमने काउंट लगा दिया। और जो है ना, और काउंट के अंदर कॉलम कोई सा भी एक आप ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे आर्टिस्ट डॉट आर्टिस्ट आईडी ले ली। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया, और इसको हमने रेफर कर दिया एज नंबर ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सॉन्ग्स के नाम से ये कॉलम बन जाएगा फ्रॉम ट्रैक। तो ट्रैक से ये हमने उठा लिया, और अच्छा, ट्रैक बेसिकली अगर आप हमने देखो काउंट लगाया, हमने फ्रीक्वेंसी काउंट, हमने काउंट करके हमने नंबर लगा दिया और उसका टॉप 10 उठा लेंगे और उसके साथ आर्टिस्ट नेम को मैच कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ से ये हमने उठा लिया है फ्रॉम ट्रैक। ठीक है ना, और इसी तरीके से हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया हमने एल्बम के टेबल से, और उन दोनों में की जो कॉमन आईडी है उससे, फिर आर्टिस्ट के टेबल से, और उन दोनों की जो कॉमन आईडी है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये सारे टेबल्स को ज्वाइन अगर करें, फिर जेनरे को कर दिया हमने जेनरे आईडी से। ठीक है ना, और वेयर जेनरे डॉट नेम लाइक रॉक कर दिया हमने। ग्रुप बाय आर्टिस्ट डॉट आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट डॉट नेम, ये दोनों चीजों को हमने ग्रुप बाय कर लिया। ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर में ना आपको ये जो जितने आपने कॉलम यहाँ पे यूज किए होते हैं ना, जब आप कोई एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन कॉलम्स को आपको ग्रुप करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आपने दोनों कॉलम्स को यहाँ पे ग्रुप कर लिया, और ऑर्डर बाय इसको आपने नंबर ऑफ सॉन्ग जो कॉलम आपने यहाँ पे बनाया था उस कॉलम के हिसाब से आपने इसको कर दिया, और डिसेंडिंग में दे दिया। ये और मुझे चूंकि ग्रुप वाला तुक समझ नहीं आया, ये फिर से बताएं प्लीज। देखिए, ग्रुप बाय इस तरह से है कि ग्रुप बाय जब आप कोई एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो आप उसके साथ ग्रुप बाय देते हैं। यानी कि अब ये नेम आपने यहाँ पे काउंट इसके साथ लगा दिया ना, आर्टिस्ट डॉट आर्टिस्ट आईडी के साथ साथ, तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। तो आप इसको जो है यहाँ पे आर्टिस्ट को आपने आर्टिस्ट आईडी को देखें ग्रुप कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरा कॉलम आप वहाँ पे पिक कर रहे हैं उस कॉलम को भी आपको ग्रुप करना पड़ेगा, ताकि ये आपके पास जो आपने फंक्शन लगाया है ये सही तौर पे चल पड़े। अब अच्छा, अगर हाँ, वो हर सॉन्ग में आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट नेम रिपीट हो रहा होगा ना, बिल्कुल तो इसीलिए ग्रुप बाय। ओके, आई गॉट इट। ठीक है ना, तब आप इसको चलाते हैं तो ये आपके पास आ गया कि भाई जो आर्टिस्ट आईडी 22 है, और आर्टिस्ट का नाम ये लेड जेपलिन है, इनके नंबर ऑफ सॉन्ग सबसे ज़्यादा है, 114 है। और जो है ना उसके बाद ये U2 है, बैंड होगा ये कोई, और इस तरह से ये 10 रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, हम्म। तो ये हमारे पास एक और सवाल था जिसमें मल्टीपल टेबल्स हमने ज्वाइन करके चलाया है, और इसमें आप देखें कोई इनर क्यूरी नहीं चल रही है। और इसको ना इनर क्यूरी के जरिए भी किया जा सकता होगा, अगर थोड़ा सा उस पर टाइम लगा के हम देखें तो बेसिकली ना। वो यही होता है कि एक काम करने की मल्टीपल क्वेरीज हाँ, लिखी जा सकती मल्टीपल हैं। वन क्यूरीज। ऑफ द एग्जांपल्स इज दिस। तो जो है इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है ना जो सवाल है वो ये कहता है कि रिटर्न ऑल ट्रैक नेम्स दैट हैव सॉन्ग लेंथ लॉन्गर देन द एवरेज सॉन्ग लेंथ, रिटर्न द नेम एंड मिली सेकेंड फॉर ईच ट्रैक, ऑर्डर बाय द सॉन्ग लेंथ विच लॉन्गेस्ट सॉन्ग लिस्टेड फर्स्ट। ठीक है ना, हमें हमें वो सॉन्ग्स चाहिए जो कि जिनके मतलब एक तो वो ऑर्डर में चाहिए हमारे को, जो सबसे बड़ा सॉन्ग है वो सबसे ऊपर आए, और उसके बाद नीचे दूसरा सॉन्ग आए। लेकिन सॉन्ग्स वो चाहिए जो कि एवरेज सॉन्ग्स से ज्यादा हो। तो हम्म। एवरेज का मतलब तो यही है कि तमाम सॉन्ग्स को हम निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज सॉन्ग हमारे पास आ जाएगी। तो अगर आप अंदर वाली क्यूरी देखें, अगर हम ये चलाएं तो इससे हम क्या सीमा निकाल रहे दिखाएं हैं। जरा एक दफा दोबारा। मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो ट्रैक है इसके ट्रैक अंदर में है मिली मिली सेकेंड। सेकेंड्स आ रहा है, तो हमारे पास सारा जो काम है वो ट्रैक से हो जाएगा हमारा। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे ये वाला एवरेज निकालने के लिए, तो आप देखें कि ये हमारे पास एवरेज निकल आएगा, और ये सिंपल वो क्यूरी है जो हमने फंक्शंस में सीखी थी, हम्म। तो ये हमारे पास एवरेज निकल आया। अगर हम अगर हम जो है ना नेम मिली सेकेंड ये दोनों फील्ड्स
ट्रैक से ले लें, और वेयर मिली सेकेंड इज ग्रेटर देन हम लगा दें, तो और ऑर्डर बाय मिली सेकेंड DESC कर दें, तो ये हमारा क्वेरी हम्म। हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप देखें, तो ये हमारे पास निकल आया। अगर इस क्वेरी में इसके आगे हम्म। मिली सेकेंड को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसी क्वेरी में वो काम कर सकते हैं हम? मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो देखें। बिकॉज दीज मिली सेकेंड्स आर लुकिंग स्टूपिड। हाँ, या मिनट्स में करना चाहूँ, मिनट्स अब देखिए मिली सेकेंड्स को अगर सेकेंड। हम सेकेंड्स में करते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। नहीं नहीं, मिली सेकेंड को सेकेंड में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास, और उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसको डिवाइड करेंगे 60 से। तो अच्छा पहले टेक्निकली 60,000 से डिवाइड कर दें तो मिनट हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये मिली सेकेंड्स है ना, इसको हम लगाते हम्म। हैं कॉमा, और जो है मिली सेकेंड्स हमारे पास डिवाइडेड बाय 1000। 60,000 लिखिए, 60,000 अच्छा एक मिनट मिनट आ जाएगा। करके 60,000 हो गया, 60,000 हम्म। मिनट्स। ठीक है। 88 मिनट्स का गाना, पागल हो गए ये लोग। असल में यहाँ पे ना मिली सेकंड के अंदर कोई इशू है, मिली सेकंड ना यहाँ पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए था, तो मिली सेकंड पॉइंट्स में नहीं आ रहा। इशू असल जो आ रहा है ना, मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया है ना, डेटा सेट CSV फॉर्मेट के अंदर था, तो उसको मैंने अपने पास बेसिकली यहाँ। पॉइंट समथिंग होगा, हाँ ये पॉइंट क्योंकि समथिंग, आठ आठ एट ये पॉइंट एट 50, मिनट्स का गाना ये हो सकता है, 50, इतने हाँ पागल हो सकते हैं। ये 52 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, ये 52 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये उसी हिसाब से होगा। नहीं तो नहीं, मैं, पॉइंट के आगे सिर्फ एक नंबर होगा, डेसिमल के आगे सिर्फ एक नंबर होगा, क्योंकि मिनट्स जो है ना सिर्फ 10 टाइम्स हैं। हो सकता है इसी तरीके से हो। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो है ना CSV फॉर्मेट डाउनलोड करके फिर उसको अपने पास किया, तो अब उसमें ये होता है कि आपके पास जो है ना, एक तो ये है कि जैसे हमारे पास ये जो है ना प्राइमरी की फॉरेन की लगी हुई है ना, तो उसमें इसने ये हम्म। प्राइमरी की फॉरेन की भी नहीं लगाई, क्योंकि वो मुझसे मैनुअली डाउनलोड करते, एक्सपोर्ट करते हुए, इंपोर्ट करते हुए मैनुअली पूछता था कि आपको ये प्राइमरी की फॉरेन की कहाँ कहाँ देनी है। तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जो है वो उसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कॉमन फील्ड से मेरा काम वैसे भी हो जाना है, हम्म। तो मैंने वो छोड़ दिया था। इसी तरीके से ना कुछ फील्ड्स के अंदर भी उसने उसको उस तरीके से नहीं पिक करा जिस तरीके से होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा, बहुत मेजर एरर है। हाँ। लिटरली 10 टाइम्स बढ़ा दिया सबका, जी सबके जी मिली सेकंड को। जी। तो अब आपने बस ये कुछ इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी है आपको, तो जो है ना आपका जो है इंटरव्यू का जो मामला है वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास के अंदर गिटहब मैं आपको करा देता हूँ, गिटहब पे किस तरह से आप कोई प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे, किस तरीके से वहां से रिसोर्सेज को आप अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। सही है। आपकी खांसी ठीक हुई? मेरी खांसी ठीक हो गई, और वो मैंने आपने बताया था, तो वो पता तो पहले भी होती हैं चीजें, वो बस आप एक डॉक्टर साहब ने कह दिया तो फिर मैंने उस पर अमल करा आपके मशवरे पे सही तरीके से, तो उससे काफी डॉक्टर ने फर्क कह दिया पड़ा। तो ठप्पा लग गया। हाँ ठप्पा लग गया। हाँ, तो जब सिर्फ एक दफा छोटा सा खांसे इतना तो नॉर्मल भी खांसता है इंसान। जी जी, तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि काफी चलिए, अच्छी बेहतर बात हुई। है। ठीक है ना। हैप्पी फॉर यू। जज़ाकल्लाह। इसकी ना मुझे ये फाइल भेज दीजिएगा, ये फाइल मैं बड़ी हाँ, जबरदस्त मैं बनी हुई है। मैं भेजता हूँ आपको सारे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर हम्म। इंशाल्लाह जो है मंडे वाले दिन बात ओके, करते अल्लाह हाफिज। हैं। थैंक यू।